हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बेटा, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम इस चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है वो क्या है? क्रेब्स साइकिल। ऑलराइट, तो हम क्रेब्स साइकिल की बेसिक से लेके और डिटेल तक देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने एंजाइम उसमें इन्वॉल्व है, कितने NADH प्रोड्यूस होता है, कितने FADH फॉर्म होता है, कितने GTP बनते हैं, ये किस जगह पे होता है, एंजाइम की लोकेशन क्या है, क्रेब्स साइकिल कैसे चलता है और वहां से कितने ATP जनरेट होता है, और भी जितनी बेसिक चीजें हैं वो सब हम आज एक एक करके डील करेंगे। ऑलराइट बेटा, तो स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल की अगर मैं बेसिक बात करूं तो क्रेब्स साइकिल का जो लोकेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस एट द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रीजन। ठीक है बेटा, और जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसकी जो इंपॉर्टेंट समरी है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। इन सब समरी को हम इंपॉर्टेंट में क्या करेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो मैंने आपको पहली बात क्या बताई कि जो क्रेब्स साइकिल की जो लोकेशन होती है वो क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। सबसे पहली बार क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो हेंस क्रेब थे, और हेंस क्रेब ने इस ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को सबसे पहली बार जो डिस्कवर किया था वो पिजन की फ्लाइट मसल में किया था। तो जो पिजन का फ्लाइट मसल होता है बेटा, उसमें सबसे पहली बार इस साइकिल की डिस्कवरी हुई थी। और क्रेब्स साइकिल को बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे क्योंकि क्रेब्स हेंस क्रेब ने डिस्कवरी की तो इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, इसको ऑर्गेनिक साइकिल बोलते हैं। तो अलग अलग नाम होते हैं और अलग अलग नाम से हर बुक्स में अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, सब एक ही चीज है। ऑलराइट, डिस्कवरी करने के लिए इनको 1953 में नोबेल प्राइज मिला था। हेंस क्रेब को इस ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की डिस्कवरी करने के लिए बेटा क्या मिला, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1953 के अंदर। ऑलराइट, अब अगर मैं आपको क्रेब्स साइकिल के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो आप एक बात समझो कि जब लिंक रिएक्शन हुआ था तो लिंक रिएक्शन में पाइरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या चेंज हो गया था, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटाइल कोए में। और एसिटाइल कोए से लिंक रिएक्शन जब एंड प्रोडक्ट आया तो एसिटाइल कोए से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है। और NCERT बोलती है कि क्रेब्स साइकिल का जो पहला मेंबर होता है, मेंबर प्रोडक्ट नहीं बेटा, पहला मेंबर, उस पहले मेंबर को क्या बोलते हैं, वो एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, दैट इज नोन एज ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। तो जब एसिटाइल कोए 2 कार्बन का है और 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ दिस क्रेब्स साइकिल फॉर्म करता है, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड बोलते हैं। ऑलराइट, ये बेसिक बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। अच्छा, जो क्रेब्स साइकिल है ये कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर कोई भी पाइरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करता है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करने के लिए लिंक रिएक्शन होगी, और लिंक रिएक्शन के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन का जो सेकेंड स्टेप है, पहला ग्लाइकोलिसिस है, दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जब हम आएंगे तो क्रेब्स साइकिल, और लास्ट में क्या आता है, ETS। तो क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होगा ही होगा, और ये एक कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन तीनों में से कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो, क्रेब्स साइकिल जरूर करेगा अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में पाइरुविक एसिड जाता है तो फिर वहां पे डिपेंड करता है कि किस एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, फिर वो लैक्टिक एसिड और इथेनॉल बनाता है। लेकिन क्योंकि हम क्रेब्स साइकिल पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेजेस पढ़ रहे हैं, तो ये कॉमन रेस्पिरेटरी जो ऑक्सीडेटिव पाथवे है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ऑलराइट, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये क्रेब्स साइकिल है इसके एंजाइम्स कहाँ पे होते हैं। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो क्रेब्स साइकिल की जो लोकेशन है, जैसा कि अभी हमने मेंशन किया है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, तो क्रेब्स साइकिल के जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब के सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल
मैट्रिक्स में, ठीक है। लेकिन एक सिंगल ऐसा एंजाइम है जो कि क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन उसकी लोकेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स नहीं है। तो उसकी लोकेशन कहाँ है बेटे? उसकी लोकेशन होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और जो एंजाइम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट तो है, लेकिन क्रेब्स साइकिल में भी काम करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी काम करता है। उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, मेंशन किया है, इन यूकैरियोटिक all the enzymes of the Krebs cycle are present in the matrix, but only one enzyme, that is succinate dehydrogenase, is present in the inner mitochondrial membrane. एक सिंगल ऐसा Krebs cycle का एंजाइम है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है और वो Krebs cycle के अंदर भी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों में पार्टिसिपेट करता है। ऑलराइट, ओके। जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जिसकी लोकेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल में, बार बार इस चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको विद इन लेक्चर सारी बातें जो है फिंगर टिप्स पे क्लिक हो जाए बेटा, ठीक है। जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसडीएच एंजाइम बोलते हैं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है इसको हम मार्कर एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं? दुनिया में कोई भी लिविंग सेल हो, कोई भी लिविंग सेल, चाहे वो प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो, कोई भी सेल अगर दुनिया में हो जिसके अंदर ये एसडीएच नाम का एंजाइम आपको मिलता है, मतलब वो सेल पक्का क्रेब्स साइकिल करता है, ठीक है। तो इसको मैंने मेंशन किया है, प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज आल्सो नोन एज द मार्कर एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल। मतलब ये एंजाइम जहां मिलेगा वहां पे बट ऑब्वियस बात है क्रेब्स साइकिल होगी ही होगी। ऑलराइट, ओके। इसके अलावा जब आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ जो एरोबिक बैक्टीरिया होती है, ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया जो होती है उसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, उसमें भी क्रेब्स साइकिल चलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये होती है कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर बेटा सेल ऑर्गेनेल तो नहीं होता एक्सेप्ट राइबोसोम। तो जब वहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये प्रोसेसेस कहाँ पे चलेंगे? तो बैक्टीरिया जो एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं, जो एरोबिक क्लास की बैक्टीरिया है, उसके अंदर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये दोनों के दोनों जो साइकिल होती है ना, वो सेल मेम्ब्रेन पे नहीं, ये साइटोप्लाज्म में होता है। और इन बैक्टीरिया के अंदर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एसडीएच एंजाइम जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच होता है। तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस आप समझो, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो एसडीएच एंजाइम होता है ये माइटोकॉन्ड्रियल के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, जबकि वो बैक्टीरिया जो एरोबिक रेस्पिरेशन करती है वहां पे एसडीएच एंजाइम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपकी हुई होती है, ठीक है। ऑलराइट, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आप देखो, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम टेक पार्ट इन बोथ क्रेब्स साइकिल और एटीएस में मैंने आपको बता दिया है। और कुछ एरोबिक बैक्टीरिया में जहां पे क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों के दोनों साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, जो एसडीएच एंजाइम है बेटा, ये एसडीएच एंजाइम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच होती है। किसके केसेस में? एरोबिक बैक्टीरिया के केसेस में। ऑलराइट, इसके बाद हम क्रेब्स साइकिल को एम्फीबॉलिक साइकिल बोलते हैं या एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस के केसेस में उसको एम्फीबॉलिक बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो क्रेब्स साइकिल होता है इसको भी एम्फीबॉलिक बोलते हैं। मैंने क्या लिखा है? क्रेब्स साइकिल इज एम्फीबॉलिक एज इट इज इन्वॉल्व इन द बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एनाबॉलिक प्रोसेस में भी और कैटाबॉलिक रिएक्शन दोनों के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इस लाइन को, इस पॉइंट को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल देखते हैं। आप देखोगे जो एसेटाइल कोए है, ये बहुत चीजें एसेटाइल कोए से बनती है, ठीक है। तो एसेटाइल कोए बेटा किसका प्रिकर्सर होता है? जिबरलिक एसिड का, फैटी एसिड का, कैरोटेनॉइड्स का, ठीक है। जो जिबरलिन है, जो जिबरलिक एसिड है, जिसको आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 15 ओल्ड एनसीईआरटी में पढ़ते हो, तो वो जो जिबरलिन है वहां पे ये इसके किसका ये प्रिकर्सर इसका कौन है? जिबरलिन का एसेटाइल कोए। फैटी एसिड एसेटाइल कोए से बनता है। कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं ये एसेटाइल कोए से बनता है। तो ये प्रिकर्सर किस चीज के बेटे? 3। मैंने वही चीजें लिखी है जो कि इंपॉर्टेंट है, वैसे होते बहुत सारे प्रिकर्सर्स है।
तो यहाँ पे एसिटाइल कोए किसका प्रिकर्सर है? जिबरलिन का, फैटी एसिड और कैरोटेनॉइड का। सक्सेनाइल कोए दूसरा एग्जांपल है, ये क्या है? सक्सेनाइल कोए। तो सक्सेनाइल कोए से क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम, ये तीनों की तीनों चीजें बनती है, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करना, ये जितनी भी चीजें मैंने एग्जांपल लिखी है, ये क्या है? ये क्रेब्स साइकिल के उस साइक्लिक प्रोसेस पे कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट स्टेप में ये फॉर्म होते हैं, लेकिन यही बहुत चीजों के प्रिकर्सर है। ऑलराइट, पहला एग्जांपल एसिटाइल कोए, और ये प्रिकर्सर किसका है? जिबरलिन, जिबरलिक एसिड का, फैटी एसिड का, कैरोटेनॉइड्स का। दूसरा एग्जांपल क्या है? सक्सेनाइल कोए। सक्सेनाइल कोए किसका प्रिकर्सर हो बेटा? क्लोरोफिल का होता है, हीमोग्लोबिन का होता है और साइटोक्रोम्स के जो है ये प्रिकर्सर है। कौन? सक्सेनाइल कोए। इसके बाद जो ऑक्सिलो एसीटेट होता है, ऑक्सिलो एसीटेट अल्कलॉइड्स है, हमारे पास पिरामिडीन है, हमारे पास एस्पार्टिक एसिड है, इन सब का प्रिकर्सर कौन है बेटा? ऑक्सिलो एसीटेट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ऑक्सिलो एसीटेट जो होता है ये अल्कलॉइड्स, पिरामिडीन और एस्पार्टिक एसिड, इसका क्या है? ये प्रिकर्सर है। मतलब ये तीनों की तीनों चीजें इनसे सिंथेसाइज होती है, इसलिए इनको प्रिकर्सर्स बोलते हैं। ऑलराइट, और जो लास्ट एग्जांपल है वो अल्फा कीटोग्लूटरेट है। जो अल्फा कीटोग्लूटरेट होता है बहुत सारी अमाइनो एसिड बनाती है, क्योंकि आपको मैंने बायोमोलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी इस चीज को पढ़ा दिया है कि ऑल द नेचुरल अकरिंग का जो अमाइनो एसिड होते हैं उसमें अल्फा कार्बन होते हैं। और क्यों अल्फा कार्बन होता है? क्योंकि प्लांट के अंदर जब आप देखोगे तो ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है, इससे बहुत सारे अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो ये आप देखो यहाँ पे क्या है? अल्फा कीटोग्लूटेरेट क्या है? किसका प्रिकर्सर है? वेरियस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है ये किससे बनता है? ये हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटेरेट से बनता है, ठीक है। अब एक बात समझना आप, जो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बना था, तो ड्यूरिंग क्रेब साइकिल के प्रोसेस कंप्लीट होने तक ये सब के सब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या लिखा है मैंने? During Krebs cycle, acetyl CoA is fully oxidized to CO2 and oxaloacetate is the first member of Krebs cycle। इसको मैंने अभी डिस्कस किया था कि ऑक्सिलो एसिटेट या ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है ये पहला मेंबर होता है किसका? क्रेब्स साइकिल का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी ब्रीफ में फर्स्ट लाइन ही बताया था कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट है जिसको हम एसिटाइल कोए बोल रहे हैं। तो अगर ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड है तो ये क्या है? ये एसिटाइल कोए है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है। और जब ये दोनों के दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे एसिटाइल कोए को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड या ऑक्सिलो एसिटेट। तो एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है कि क्रेब्स साइकिल का पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है ये, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? सिट्रिक एसिड है, ठीक है। पहला मेंबर कौन है? 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटाइल कोए से उसको रिसीव करने वाला जो है 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलो एसिटेट। और जो जिस चीज को रिसीव कर रहा है वो क्या है? वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या है? एसिटाइल कोए। दोबारा से इसको समझो, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लिंक रिएक्शन में बेटा पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये जो वहां पे एसिटाइल कोए बना है तो इसको कोई रिसीव करेगा इस साइक्लिक प्रोसेस में, तो जो रिसीव करता है वो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसको ऑक्सिलो एसिटिक एसिड या ऑक्सिलो एसिटेट बोल लो। लेकिन जिस चीज को रिसीव कर रहा है वो एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बेटा हम बोलते हैं एसिटाइल कोए। तो एनसीईआरटी इस चीज को लिखती है कि ऑक्सिलो एसिटेट या ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो होता है ये क्रेब्स साइकिल का पहला मेंबर है जो कि एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटाइल कोए को क्या करेगा बेटा? रिसीव करेगा और पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा सिट्रिक एसिड को। ऑलराइट, अभी इस चीज को आप क्या करो कि एक एक लाइन इसको एज इट इज नोट करो। अभी मैं इसके बाद पूरा साइक्लिक प्रोसेस इसको पढ़ते हैं कि इस साइक्लिक प्रोसेस में किस जगह पे कौन सा स्पेसिफिक एंजाइम आता है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो 6 कार्बन कंटेनिंग कैसे 5 कार्बन में बनता है। पहला 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या है?
पहला 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या होता है, पूरे के पूरे क्रेब्स साइकिल में कितने 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म होते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशन पार्ट है उसको मैं अभी एक एक करके डिटेल में आपको पढ़ाता हूं। लेकिन पहले आप इस चीज को एज इट इज बेटा पूरी तरीके से ऐसे ही नोट डाउन कर लो। ऑलराइट, तो अभी पहले इसको नोट डाउन करो, फिर पूरा साइक्लिक प्रोसेस मैं भी आपको समझा रहा हूं। ये जैसे है वैसे ही बेटा इसको नोट डाउन करो, ठीक है, करो। ऑलराइट बेटे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थ्योरेटिकल वाले थे वो होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ऑलराइट, अभी हम क्या है कि इस जो ये क्रेब्स साइकिल है इसकी इंपॉर्टेंट जो पूरी की पूरी रिएक्शन, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया आपको, ब्रीफ बताया है, इंट्रोडक्शन थ्योरेटिकल पार्ट बताया है कि कैसे कैसे होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अभी पूरी साइक्लिक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। एक बात आप याद रखना कि ये जितने भी ये 10 स्टेप का ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसके अंदर मैंने उसी एंजाइम को यहाँ पे नोट डाउन किया है जो एंजाइम आपके नीड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे एंजाइम्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं और आपको सारे एंजाइम्स याद करने की आज स्पेसिफिक जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब जरा साइक्लिक प्रोसेस को ध्यान से सुनो। ये जो पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो गया, और इसका जो डिटेल है ये कन्वर्जन कैसे होता है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पायरुविक एसिड में, कैसे ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी डिटेल हमने लिंक रिएक्शन में देखी थी। तो आप प्लीज एक बार लिंक रिएक्शन की डिटेल वीडियो देख लो तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। ऑलराइट, अब एक बार जब ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो गया तो एनसीईआरटी लिखती है कि जो ऑक्जेलो एसीटेट होता है, ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है ये क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट मेंबर है। क्या बेटा, ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, दोनों में से कुछ भी बोलो, ये क्रेब्स साइकिल का पहला मेंबर है। अब ये ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे कई बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो बोलते हैं कि सर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटाइल कोई रिएक्ट करता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, एसिटाइल 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, कोएंजाइम ए जो है इसमें 21 कार्बन होता है। तो अगर आप इन दोनों को एक साथ बोलोगे तो बेटे इसमें 23 कार्बन होते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं इस स्टेटमेंट को, ऑक्जेलो एसीटेट एसिटाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है, एसिटाइल कोए नहीं, कोए यहां से बाहर हो गया है। तो एसिटाइल 2 कार्बन का होता है, मैं अभी आपको बता देता हूं, ये एसिटाइल जो है ये कितने कार्बन का है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो एसिटाइल 2 कार्बन का कंपाउंड है, जबकि कोएंजाइम 21 कार्बन का होता है। इस रिएक्शन में कोएंजाइम इवॉल्व नहीं होता है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे, तो ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या है, ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटाइल, सिर्फ एसिटाइल, कोए नहीं, कोए 21 में बार बार आपको बता रहा हूं। ये एसिटाइल पार्ट जो है ये इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ऑक्जेलो एसीटेट के साथ जब रिएक्शन करेगा, अच्छा इसका रिएक्शन जो होता है वो सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। क्या होता है, सिट्रेट सिंथेज। अब ये जो सिट्रेट सिंथेज है ये इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कौन कौन करेगा, 3 चीजें रिएक्शन करती है। पहला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, दूसरा एसिटाइल और तीसरा वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो जब ये 3 चीजें आपस में रिएक्ट करेगी किसके प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो एक कंपाउंड बनेगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो पहला प्रोडक्ट है किसका, क्रेब्स साइकिल का, जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड होगा जिसको सिट्रिक एसिड या सिट्रेट बोलते हैं। ऑलराइट, अच्छा जब भी 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट आपस में रिएक्ट करके कोई एक प्रोडक्ट बनाता है तो ऐसे प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, ऐसे प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस। तो ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ तो इससे किसका कंडेंसेशन हो गया, वाटर का, एसिटाइल का और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का। तो ये 4 है, ये 2 है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, पहला प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे पास, सिट्रेट आ गया।
अच्छा, जो ये सिट्रेट सिंथेज होता है इसको क्रेब्स साइकिल का रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम बोलते हैं और इस स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। आपको पहले ही आपने डिस्कस कर लिया है, हमने पढ़ लिया था कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, थर्ड स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम कौन सा है, पेसमेकर एंजाइम कौन सा है, तो वहां पे क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज था। लेकिन क्रेब्स साइकिल के अंदर अगर आपसे कोई भी पूछे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो ये ऑक्सिलो एसीटेट जब एसिटाइल के साथ रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और अंडर द एंजाइम कौन सा, सिट्रेट सिंथेज, तो ये वाला जो है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और एंजाइम कौन सा है रेट डिटरमाइनिंग, तो यहाँ पे सिट्रेट सिंथेज हो गया। ऑलराइट, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये 6 कार्बन का कंपाउंड मिल गया हमको, जिसको बोलते हैं हम सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, ठीक है। अब इस सिट्रेट से इन द प्रेजेंस ऑफ Fe+2 क्या करोगे, आप यहां से वाटर को रिमूव कर लो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज। मतलब सिट्रिक एसिड से Fe+2 के प्रेजेंस में एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर आप यहां से बाहर निकाल लो। उसके बाद जो यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट वो क्या है, सिस एकोनिटेट बन जाता है। क्या बनता है, सिस एकोनिटेट। अब दोबारा से एक बात समझो, 6 कार्बन का कंपाउंड सिट्रिक एसिड बना। ये सिट्रिक एसिड जब Fe+2 के प्रेजेंस में एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो जो हमारे पास अब कंपाउंड आएगा वो क्या होगा, सिस एकोनिटेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सिस एकोनिटेट आ गया, इस सिस एकोनिटेट में अब आप वाटर ऐड करो। अब आप पूछोगे कि सर पहले वाटर को आप निकाल रहे हो फिर वाटर को दोबारा ऐड कर रहे हो, तो ये कैसा है, ये क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो अब जरा इसको ना ओपन चेन स्ट्रक्चर करके हम समझते तो थोड़ा सा आपको फील आ जाएगा। आपको याद नहीं करना है, लेकिन समझने के लिए कि पहले वाटर को हमने बाहर कर दिया फिर अगले स्टेप में वाटर को अंदर कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा इसका मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो आपको थोड़ी फीलिंग आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है। देखो, अगर मैं यहाँ पे सिट्रिक एसिड को बनाता हूं तो ये क्या है, COOH है, ठीक है। ये CH2 हो गया, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, COOH हो गया, ठीक है। इधर मैं यहाँ पे लिख देता हूं COOH, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो आप HO, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक। ये क्या चीज है, तो बेटा ये जो है, ये हमारे पास ये क्या बनाया है मैंने, ये जो चेन बनाई है ये मैंने बनाया है आपको सिस एकोनिटेट। ये क्या है, सिस एकोनिटेट, ठीक। अब ये जो 6 कार्बन का कंटेनिंग कंपाउंड है, आप देखो 1 2 3 4 5 6, ये सिस एकोनिटेट है, ठीक। अब ये जो सिस एकोनिटेट है, जब मैं यहां से वाटर निकाल दूंगा, अब देखना आप, जब मैंने यहां से सिट्रेट से ये वाटर निकाला तो सिस एकोनिटेट बना। अब सिस एकोनिटेट जब बन गया तो इस टाइम इसके 3rd कार्बन के ऊपर ये OH लगा हुआ है, ठीक है, और ऐसा है ये CH2 यहाँ पे है। लेकिन जब इसके अंदर मैंने वाटर को ऐड किया सिस एकोनिटेट में, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब मैं वाटर को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट। ये जो आइसोसिट्रेट बन रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है क्योंकि 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो डिफरेंस क्या हो रहा है, वाटर रिमूव किया तो उस टाइम ये पोजीशन थी OH और H की। जब दोबारा से मैं वाटर को ऐड करूंगा, तो जब वाटर को ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी प्लेस चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे HO आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये बना, ये क्या हो गया, ये आइसोसिट्रेट हो गया। आप समझ पा रहे हो, सिस एकोनिटेट ये चीज है, COOH CH2 COH, यहाँ पे 3rd कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये 3 अटैच है, ठीक है। तो सिस एकोनिटेट के अंदर 3rd कार्बन पे OH है और फिर 4th पे H है, ठीक है। जबकि जैसे मैंने वाटर को उस टाइम रिमूव किया था तो ये था, और जब मैंने वाटर को ऐड किया तो ये OH और H की पोजीशन बदल जाती है, इसीलिए ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है, पहले वाटर को निकाल रहे हैं फिर वाटर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, आइसोसिट्रेट आ गया बेटा। ये क्या है, आइसोसिट्रेट आ गया, जब यहाँ पे इसकी प्लेस चेंज हो जाएगी।
आइसोसिट्रेट से क्या बनता है, ऑक्सैलोसक्सिनेट। अब ध्यान से सुनना, आइसोसिट्रेट से जब ऑक्सैलोसक्सिनेट बनेगा तो इस स्टेप पे क्या है, ये ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये क्रेब्स साइकिल का वो पहला स्टेप है जब हमको क्या मिल रहा है, NAD+ से क्या है, NADH2 बन रहा है। ठीक है, तो NAD+ से क्या हो रहा है, NADH2 बन रहा है। तो जब ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा आइसोसिट्रेट में, ठीक है, तो आइसोसिट्रेट जो है ये क्या हो गया, यहाँ पे कन्वर्ट किस में हो गया, ऑक्सिलोसक्सिनेट में। अभी आप एक चीज देखो, नोटिस करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों के चारों कंपाउंड अभी भी कितने हैं, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। और ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्यों है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, जब ऑक्सिलोसक्सिनेट बन गया, ऑक्सिलोसक्सिनेट वो पहला कंपाउंड है जिसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन होगा। मतलब ऑक्सिलोसक्सिनेट एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये पहला स्टेप होगा क्रेब्स साइकिल का जिसके अंदर पहली डीकार्बोक्सिलेशन होगी। और ये जो डीकार्बोक्सिलेशन होती है किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, तो ये एंजाइम जो है ये डीकार्बोक्सिलेज, और डीकार्बोक्सिलेज Mn+2 की प्रेजेंस में यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन करेगा। और जब डीकार्बोक्सिलेशन करेगा तो एक CO2 निकल जाएगा। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है, एक CO2 यहाँ से निकल गया तो 5 कार्बन कंटेनिंग बन गया कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट। क्या बोलते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा कि पूरी की पूरी क्रेब्स साइकिल में वो पहला डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कौन सा है। डाई कार्बोक्सिलिक मतलब 2 CO2 जहां पे अटैच है, वो पहला कंपाउंड कौन सा है जो कि डाई कार्बोक्सिलिक है। तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो होता है ये क्या है, ये डाई कार्बोक्सिलिक, क्योंकि बेटा एक CO2 निकल गया, CO2 था तो ट्राई था, इसीलिए तो इसको TCA साइकिल बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक, 3 CO2 होता है। लेकिन अभी ये यहाँ पे निकल गया तो ये क्या चीज है यहाँ पे, अब आप देखो पहला डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड इन क्रेब्स साइकिल कौन सा है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब ये 5 कार्बन का हो गया। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि पूरी की पूरी क्रेब्स साइकिल के अंदर 5 कार्बन कंटेनिंग कितने कंपाउंड होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे कोई 5 पूछे तो एक सिंगल है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ लेगा कि कितने 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं एक क्रेब्स साइकिल के अंदर, कितने 6 कार्बन कंटेनिंग होते हैं एक क्रेब्स साइकिल में। तो क्वेश्चन आपको किसी तरीके से भी पूछ सकता है, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखो। ठीक है, अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट है बेटा, ये 5 कार्बन का है। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट में फिर से, क्योंकि 5 कार्बन का है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब, डी का मतलब रिमूवल और कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है, CO2 ग्रुप। यहाँ पे कोएंजाइम A, ठीक है, यहां से ये इन्वॉल्व होगा और ये CO2 क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो ऑलरेडी एक यहाँ पे रिलीज हुआ तो 6 से 5 हो गया। अब एक और CO2 यहां से रिलीज हो गया तो ये 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये क्रेब्स साइकिल का दूसरा स्टेप है जहां पे CO2 निकल रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो ये CO2 निकल रहा है, यहाँ पे NAD+ से NADH.H+ बन गया। प्रॉपर जो बोलते हैं हम वो NADH.H+ बोलते हैं। नॉर्मली हम NADH2 लिखते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो अब आप देखना यहाँ पे इस स्टेप के अंदर अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड था, इससे एक CO2 रिलीज हो गया। अब ये 4 कार्बन का कंपाउंड बन गया जिसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेनाइल CoA। क्या बोलते हैं, सक्सेनाइल CoA, क्योंकि CoA को एंजाइम A यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। तो अब जो एक CO2 रिलीज हो गया तो सक्सेनाइल ग्रुप बना। अब इसमें कोएंजाइम A अटैच हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, सक्सेनाइल CoA, और ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, अब जरा आप समझना, सक्सेनाइल CoA, ठीक है, सक्सेनाइल CoA थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा। अच्छा, जब ये सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कुछ चीजें चलती है, आप देखना। सक्सेनाइल CoA से जब सक्सिनेट बनता है तो पहली चीज जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट से सक्सेनाइल CoA बना था, तो यहाँ पे कोएंजाइम A
रिएक्शन के अंदर आया था, लेकिन वही चीज जब सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बनेगा तो यहाँ पे जो को एंजाइम अभी रिएक्शन के अंदर एंटर हुआ था, अब ये फिर से बाहर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में, तो थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में पूरा रिएक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, जब सक्सेनाइल कोए से सक्सिनेट बनता है तो यहाँ पे जीटीपी बनती है बेटा, जीडीपी से जीटीपी बनती है, एनसीईआरटी लिखती है वहां पे। लेकिन ये जो जीडीपी से जीटीपी बन रही है, ठीक है, ये एनिमल सेल के अंदर बनती है, इसको बहुत ध्यान से समझना। जीडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच हो गया, तो ये जो डाइफॉस्फेट है उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्राइफॉस्फेट। तो जीडीपी से जीटीपी बनना क्या है, एनिमल के अंदर है। लेकिन यही एडीपी से जब एटीपी बनता है तो प्लांट में बनता है। इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं आपको बताऊं तो प्लांट के केस में एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होकर एटीपी बनता है, जबकि एनिमल्स के केस के अंदर जीडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होकर क्या बोलते हैं, वो जीटीपी बन जाता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और तब भी एनर्जी बन रही है, तो इस टाइप के एनर्जी के फॉर्मेशन को मैंने ऑलरेडी आपको ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ाया था कि इस टाइप की एनर्जी सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। पूरे क्रेब्स साइकिल के अंदर एक ही ऐसा स्टेप है जहां पे एसएलपी होता है। ऑलराइट, ठीक है। अब जरा एक चीज समझना है, ये जीडीपी से जीटीपी, एडीपी से एटीपी, ये जो प्लांट और एनिमल मैंने बोला है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। आपकी एनसीईआरटी में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, उसको मैंने यहाँ पे कोड किया हुआ है। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इन अ कपल्ड रिएक्शन, क्या है, इन अ कपल्ड रिएक्शन जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीडीपी। एक कपल्ड रिएक्शन है, कपल्ड रिएक्शन का क्या मतलब है कि दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा है, ठीक है। तो पहले वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, जीटीपी से क्या बन रहा है, यहाँ पे जीडीपी बनता है, और जब जीटीपी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटा दोगे तो वो डाइफॉस्फेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जीडीपी है, ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ जीडीपी है, अब लिखा है विद साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। अब इसका मतलब बहुत बच्चों को वहां पे कंफ्यूजन होता है, तो जरा इसको समझो कि जीटीपी बना, ठीक है, जीडीपी से जीटीपी बना। अब जब एटीपी बनना होगा तो इस जीटीपी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल देंगे, तो जीटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, जीडीपी में। अब वो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाके अटैच हो गया। नाउ दिस एडीपी विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, एटीपी। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, एक जीटीपी एक एटीपी के इक्विवेलेंट होता है। जीटीपी क्या करेगा, जीटीपी यहाँ पे है तो जीटीपी से एक पी निकल जाएगा। तो जब जीटीपी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा तो ये जाके किसके साथ अटैच होगा, इसके साथ। तो जब एक फॉस्फेट निकल गया तो क्या हो गया, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट हो गया, और ये एक फॉस्फेट ग्रुप जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो गया। तो इसको एनसीईआरटी कपल्ड रिएक्शन बोलती है, सही है। अच्छा, आगे समझो, ये पहला स्टेप है जब सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है, ठीक है। अच्छा, सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है तो ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। आपसे एग्जामिनर किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर कौन कौन से ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होते हैं, कौन से स्टेप पे पहला डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कितने कंपाउंड 4 कार्बन के होते हैं, कितने कंपाउंड 5 कार्बन के होते हैं, 5 से 4 में कौन से स्टेप में 4 कार्बन जो है या पहला 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, ठीक है, किस पे कौन से एंजाइम। तो एंजाइम स्पेसिफिक मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला, आपको वही एंजाइम याद रखना जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके वही एंजाइम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप देखो, जब सक्सिनेट 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जब ये ऑक्सीडेशन करेगा किसकी प्रेजेंस में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो जब एसडीएच की प्रेजेंस में सक्सिनेट यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो यहाँ एफएडी प्लस से एफएडीएच2 बन जाता है, ठीक है। ये पहला एक ऐसा स्टेप है फिर से क्रेब्स साइकिल में जहां पे, और सिंगल स्टेप है जहां एफएडी से एफएडीएच2 बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि क्रेब्स साइकिल का कौन सा स्टेप है जिसके बीच में एफएडी से एफएडीएच2 बनता है, ठीक है। कितना बनता है वो अभी कैलकुलेशन में हम देखेंगे, ठीक है। तो सक्सिनेट से क्या बन गया बेटा, फ्यूमरेट बन गया, किसकी प्रेजेंस में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। रिएक्शन का नेचर कैसा है, ऑक्सीडेशन है। क्या करता है,
FAD से FADH2 बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सिंपल सी स्टेप है, फ्यूमेरेट जो है, इसमें फ्यूमेरेट में आप वाटर को ऐड करो, फ्यूमेरेट में जब आप वाटर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, मैलेट बन जाएगा, और मैलेट के में जब ऑक्सीडेशन करोगे तो फिर यहाँ पे NAD प्लस से NADH2 बन गया। और जो NCERT लिखती है कि ऑक्सिलो एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल, मैलिक एसिड मैलेट फिर से क्या कन्वर्ट हो गया, ऑक्सिलो एसिटेट में। अच्छा, कई लोग इसकी काउंटिंग 11 करते हैं, 10 स्टेप का रिएक्शन होता है क्रेब्स साइकिल। अब जरा ध्यान से सुनना, कैसे 10 स्टेप का। स्टेप नंबर 1, ऑक्सिलो एसिटेट से एसिटाइल कोए बनना, ये रिएक्शन जो हो रहा है कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे स्टेप नंबर 1 लिख देता हूं। ये स्टेप नंबर 2 है तो इसको मैंने यहाँ 2 लिख दिया। ये स्टेप नंबर 3 है, ठीक है। ये स्टेप नंबर 4 है, ये स्टेप नंबर 5 है, ये स्टेप नंबर 6 है, ठीक है। इसको मैं इधर 6 नंबर लिख देता हूं, ठीक। ये स्टेप नंबर 7 है, ये स्टेप नंबर 8 है, ये स्टेप नंबर 9 है, और ये लास्ट स्टेप हमारा स्टेप नंबर कौन सा है, 10 स्टेप। तो क्रेब्स साइकिल एक 10 स्टेप का भी साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। बहुत लोग, बहुत बच्चे इसको 11 स्टेप मानते हैं, ये 10 स्टेप का होता है, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, ये तो साइक्लिक हमने डिस्कस कर ली। अब इस साइकिल से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मैं एक एक करके आपको बताता हूं, और वो सारी चीजें मैं नोट डाउन कर दूंगा, तो आप उसको एज इट इज लिख लेना। फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा किसी भी एग्जाम में आया हुआ जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये साइक्लिक प्रोसेस आपने पढ़ लिया। अब साइक्लिक प्रोसेस को मैं एक बार रिवाइज करवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। देखो आप, एसिटाइल कोए, ठीक है, इसका एसिटाइल कोए का जो एसिटाइल ग्रुप है, ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड या ऑक्सिलो एसिटेट के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस, और वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो क्योंकि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पे कंपाउंड काम करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सिट्रिक एसिड या सिट्रेट सिंथेस बन गया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एकोनिटेज की प्रेजेंस में सिस एकोनिटेट बन जाएगा, फिर एकोनिटेज की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट बनना, फिर ऑक्सिलोसक्सिनेट बन जाएगा, फिर इसमें पहला डी कार्बोक्सिलेशन होगा 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, अल्फा कीटोग्लूटरेट बन गया, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटरेट के बाद फिर से एक डिकार्बोक्सिलेशन होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और इसमें 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या बन गया, सक्सिनाइल को। सक्सिनाइल कोए से क्या बनेगा, सक्सिनेट, और सक्सिनेट से क्या बनेगा, फ्यूमरेट। फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैलेट में, और मैलेट दोबारा जो है ऑक्सिलो एसिटेट जो कि फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्रेब्स साइकिल है वो कन्वर्ट हो गया। आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक क्रेब साइकिल के अंदर, बहुत बार ये क्वेश्चन आया होगा कि एक क्रेब साइकिल के अंदर कितने NADH फॉर्म होते हैं। अच्छा, एग्जामिनर अगर आपसे क्रेब साइकिल स्पेसिफिक पूछता है तो 3 NADH2 फॉर्म होते हैं, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया हाउ मेनी NADH2 या NADH.H+ इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1 पाइरुविक एसिड, तो अगर एक पाइरुविक एसिड की बात करोगे तो 4 फॉर्म हो जाएगा। बोले कैसे, एक ये, दूसरा यहाँ पे, तीसरा बेटे यहाँ, और लास्ट वाला यहाँ पे। तो अगर पाइरुविक एसिड से पूछता है तो 4 होगा, अगर आपसे सिर्फ क्रेब साइकिल पूछता है तो 3 होगा। कितने FADH2 फॉर्म होते हैं एक पाइरुविक एसिड से या एक क्रेब साइकिल से, तो यहाँ पे 1 होगा। कितने GTP से GDP बनते हैं, 1 होता है। GDP से GTP किस टाइप का एनर्जी प्रोडक्शन है, SLP का, ठीक है। कितने कंपाउंड है जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग है, तो आपको यहाँ पे देखना है 1 2 3 4 कार्बन, 4 ऐसे कंपाउंड है जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्रेब साइकिल के अंदर वो कौन से कंपाउंड है जो कि 5 कार्बन का है, सिंगल होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक क्रेब साइकिल की साइक्लिक प्रोसेस में कितने ऐसे कंपाउंड होते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड जो कि 4 कार्बन का होता है। फिर आपको 1 2 3 4 यहाँ पे ये याद रखना है। और अगर आपने ये ऑक्सिलो एसिटेट को भी
फर्स्ट मेंबर को काउंट किया तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। किस किस स्टेप के बीच में NAD+ से NADH2 कन्वर्ट होता है, किस स्टेप के बीच में FAD से FADH2 कन्वर्ट होता है, फॉर्म होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि कौन कौन से स्टेप पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब CO2 रिलीज हो रहा है। तो आप देखो पहला यहाँ पे 5th वाले पे, उसके बाद दूसरा कहाँ है 6th पे। तो ये बातें आप याद रखो। और अल्फा कीटोग्लूटारेट पहला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि क्रेब्स साइकिल के अंदर फॉर्म होता है। अब एक काम करो, आप इसको पूरा नोट डाउन करो, ठीक है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी फ्रेम करके आपको बताए हैं उन सबको मैं नोट डाउन करके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपको लिखने में आसानी हो गया, फिर आप उसको इजीली मेमोराइज कर लेना। ऑलराइट, तो अभी बेटा इसको आप अच्छे से पूरी साइक्लिक को ऐसे ही नोट डाउन करो कॉपी में, ठीक है। नोट डाउन करो, फिर आगे का रिएक्शन और आगे के स्टेप्स हम अभी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, इसको नोट डाउन करो। ठीक है बेटा, आपने अभी क्रेब्स साइकिल ड्रॉ कर लिया होगा, राइट। अभी जो मैंने क्रेब्स साइकिल डिस्कस किया है आपको, तो उसके अंदर अभी हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए थे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो इस क्रेब्स साइकिल से फॉर्म हो सकते हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी PYQs में आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि वहां पे क्या है, वहां पे फ्रेम हो सकता है। ऑलराइट, तो मैंने जो जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे एनालिटिकली, वो सारे के सारे चीजें मैंने डिस्कस भी किया और मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया, ठीक है। तो इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, जिससे इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे आए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सही तरीके से दे दो, चाहे आप कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो। ऑलराइट, ठीक है। तो आपसे जो बेसिक क्वेश्चन क्रेब्स साइकिल के अंदर पूछा जा सकता है, तो वो तो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है कि कितने स्टेप का होता है, GTP कहाँ पे बनता है, कितने NADH बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, कितने SLP होते हैं, ये सारी चीजें आपको जो है एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कितने डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो बेटा वहां पे 4 होता है। और कौन कौन से स्टेप होते हैं जहां पे डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है, ये स्टेप नंबर हमारे पास 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो ये 4 वो स्टेप है क्रेब्स साइकिल के जहां पे डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन स्टेप होता है। तो ये आप याद रखना कि किस किस स्टेप पे होता है। अच्छा, कुछ ऐसे स्टेप है जो कि एक से ज्यादा वहां पे रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। कितने डीकार्बोक्सिलेशन होता है क्रेब्स साइकिल में, तो 2 ऐसे स्टेप है बेटा जहां पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और वो स्टेप कौन सा है, स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 वो स्टेप है जहां पे क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन SLP कितने होते हैं क्रेब्स साइकिल में, तो वो एक सिंगल होता है और वो भी स्टेप नंबर 7 है जहां पे GDP से GTP बनता है। ऑलराइट बेटा, उसके अलावा एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और ये जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है क्रेब्स साइकिल में, ये एक ही स्टेप पे होता है जो कि स्टेप नंबर 6 है। तो अगर आप एक चीज को कॉमन देखोगे तो डिहाइड्रोजनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये तीनों के तीनों जो है ये स्टेप नंबर 6 पे हो रहा है, 6 नंबर पे, 6 नंबर पे, 6 नंबर पे। तो आपको ये भी याद रखना कि इन सब में कॉमन कौन सा स्टेप है। ऑलराइट, ओके। इसके बाद मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आता हूं कि एक क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने ATP बनेंगे, वो ATP किस फॉर्म से बनेंगे, क्या NADH2 से कितना ATP बनता है, FADH2 से कितना बनता है, GDP से GTP में कितने बनते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप कैलकुलेशन का पार्ट यहाँ पे देखोगे तो एक पाइरुविक एसिड से को कितने के इक्विवेलेंट है, एक लिंक रिएक्शन और एक क्रेब्स साइकिल के बराबर। जब ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड है, तो उसमें एक जो पाइरुविक एसिड है बेटा, वो एक पाइरुविक एसिड लिंक रिएक्शन करेगा और लिंक रिएक्शन के बाद वो कहां पे चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल में, राइट। तो एक पाइरुविक एसिड इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1 लिंक रिएक्शन प्लस 1 क्रेब्स साइकिल। तो अगर मैं एक लिंक रिएक्शन की बात करूं तो एक लिंक रिएक्शन में एक NADH2 बनता है, और ये जो लिंक रिएक्शन में बेटा NADH2 बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितने ATP देगा, ये 3 ATP प्रोड्यूस करते हैं। कितने ATP प्रोड्यूस करेंगे, 3 ATP प्रोड्यूस करेगा, राइट।
तो अगर मैं एक क्रेब साइकिल की बात करूं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA बेटा इसमें 3 NADH का फॉर्मेशन होता है, एक FADH2 का फॉर्मेशन होता है और एक GTP का फॉर्मेशन होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि एक NADH2 जो है ETS में 3 ATP प्रोड्यूस करते हैं। कितने ATP प्रोड्यूस करेंगे बेटा, 3 ATP। तो अगर एक NADH 3 ATP प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे 3 NADH2 है तो ये कितने ATP प्रोड्यूस करेंगे, 9 ATP प्रोड्यूस करेंगे। दूसरी बात, पूरे के पूरे एक क्रेब साइकिल के अंदर एक FADH2 प्रोड्यूस होता है और एक FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है तो एक FADH2 कितने के इक्विवेलेंट होता है, 2 ATP के। तो यहाँ पे 3 NADH2 है बेटा, तो टोटल ATP यहाँ कितने फॉर्म हो जाएंगे, आप देखो टोटल ATP कितना फॉर्म हो गया, 9 ATP फॉर्म हो गया। और यहाँ पे एक FADH2 कितने के बराबर है, 2 ATP के। तो ETS में ये कितने ATP प्रोड्यूस करेगा, 2 ATP। और जो GTP है ये GTP ATP के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे कितने ATP प्रोड्यूस होंगे, एक। तो आप टोटल देखो 9 ATP किससे, NADH2 से, फिर एक ATP कहां से, GTP से, और एक FADH2 कितने के इक्विवेलेंट है, 2 ATP के। तो 9 + 2 + 1 इज इक्वल टू कितना ATP हो गया, 12 ATP। अब आप इस साइड देखो 12 ATP हो गया बेटा। अभी आप इधर देखो, एक पायरुविक एसिड कितने के बराबर है, एक लिंक रिएक्शन प्लस एक क्रेब साइकिल। तो यहाँ पे लिंक रिएक्शन में एक NADH2 था तो 3 ATP, और एक क्रेब साइकिल से कितने ATP प्रोड्यूस हो गए, 12 ATP। तो 12 + 3 बेटा कितना हो गया, 15 ATP प्रोड्यूस हो गए। ऑलराइट, तो ये 15 ATP आए। तो अगर एक पायरुविक एसिड से 15 ATP फॉर्म हो रहा है तो 2 पायरुविक एसिड से कितना ATP फॉर्म होगा, 15 × 2 कितना हो गया, 30 ATP। अच्छा, तो 2 पायरुविक एसिड से 30 ATP प्रोड्यूस हुआ बेटा, और ग्लाइकोलिसिस में आपको पता है 8 ATP प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ 6 और 8 लिखा है ये डिपेंड करता है कि जो NADH2 फॉर्म हुआ है वो किस पाथवे में जा रहा है। अगर वो वहां पे ग्लिसरॉल पाथवे में जाएगा या मैलेट शटल पाथवे में जाएगा, उसके बेसिस पे ये 6 और 8 ATP होता है, जिसको हम डिटेल अगले लेक्चर्स में डील करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ATP NCERT के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ ATP कितना प्रोड्यूस होगा बेटा, क्रेब साइकिल, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, और इसमें जितने भी ये NADH2 FADH2 है ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके ATP प्रोड्यूस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ATP यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ATP आप देखो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 36 38। तो कहने का मतलब ये है कि एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से 38 ATP प्रोड्यूस होता है। ऑलराइट, अब इसमें आपको ये पता चल गया कि ग्लाइकोलिसिस से कितने होते हैं, ये पता चल गया कि क्रेब साइकिल से कितना होता है, क्रेब साइकिल में कितने NADH2 फॉर्म होता है, उसमें कितने FADH2 फॉर्म होते हैं, किस स्टेप पे FADH2 फॉर्म होता है, किस स्टेप पे GTP फॉर्म होता है, किन किन स्टेप पे NADH2 फॉर्म होता है। तो बेटा इन सबको आप एक एक करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, और सारे के सारे चीजों को नोट डाउन करके एक बार दोबारा से रिवाइज करो। और उसके अलावा जो क्रेब साइकिल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है आपके नोटबुक में, जितने भी प्रॉब्लम आपके अलग अलग बुक्स में MCQs है, वो सारे सॉल्व करो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा। ऑलराइट, इनकेस तब भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट बेटा, थैंक यू सो मच। अभी आप इसको पूरा नोट डाउन करो। ऑलराइट बेटा, थैंक यू सो मच।